एक पिता अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी नहीं करता है, बल्कि बच्ची जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, लगभग 4 सालों का समय गुजारती है। इन 4 सालों में उसका एक बच्चा भी हो जाता है। पर 4 सालों बाद एक दिन जब अपने ससुराल से मायके के लिए रवाना होती है, अचानक रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। पर पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है कैंपियरगंज। बात कर रहा हूँ मैं 23 जनवरी 2014 की सुबह। एक व्यक्ति थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम राजेश है। राजेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मोहम्मदपुर के नवापार सड़क किनारे एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। दरअसल उस महिला के साथ में एक 1.5 से 2 साल का बच्चा भी है। राजेश जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस आनन फानन में अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास है। दरअसल उस महिला के सीने और मुंह में गोली चला दिया गया था, जिसकी वजह से उस महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस जब उस महिला के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस महिला की पहचान भी नहीं कर पाता है। पुलिस अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी, तभी वहाँ पे एक लड़का साइकिल से पहुँचता है। लड़का जब उस डेड बॉडी को देखता है, देख करके ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू कर देता है। उस लड़के को रोते हुए देख पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगता है कि लड़का इस महिला का जानने वाला ही है। इसीलिए पुलिस अब उस लड़के के बारे में उससे पूछताछ करती है। लड़का कहता है कि साहब, मेरा नाम दीपचंद है। दीपचंद रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन शीला है। आखिरकार उस महिला की पहचान हो जाती है। पुलिस दीपचंद से पूछताछ करती है कि तुम रहने वाले कहाँ के हो। इस पे दीपचंद कहता है कि साहब, मेरे पिता का नाम बिरजवंशी है। दीपचंद जो महाराजगंज जिला के पनियारा थाना अंतर्गत अहिरौली गांव का रहने वाला है। पुलिस दीपचंद से पूछताछ करती है कि क्या तुम बता सकते हैं कि तुम्हारी बहन की हत्या कौन कर सकता है। इस पे दीपचंद पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरी बहन कल अपने ससुराल से मायके के लिए रवाना हुई थी, पर देर रात तक भी जब वो घर पे नहीं पहुंची तो सुबह उसे ढूंढने के लिए मैं घर से निकला और जब मैंने भीड़ देखा मैं यहाँ पे चला आया। पुलिस सबसे पहले शीला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और दीपचंद को अपने साथ में लेकर थाने में पहुँच जाती है और इस बात की जानकारी दीपचंद के माता पिता को भी देती है। इधर दीपचंद के माता पिता को जैसे ही मालूम चलता है कि शीला इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, दोनों रोते बिलखते थाने में पहुंचते हैं। पर जैसे ही थाने में पहुंचते हैं, पुलिस दीपचंद के पिता बिरजवंशी से पूछताछ करती है। पुलिस बिरजवंशी से पूछताछ करती है कि तुमने अपनी बेटी की शादी किससे किया था और कहाँ पे किया था। इस पर बिरजवंशी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मैं अपनी बेटी की शादी दिनेश से किया था। दिनेश जो गुलहरी थाने के अंतर्गत सरहरी गांव का रहने वाला है। बिरजवंशी जैसे इस तरह की जवाब देता है, पुलिस दीपचंद को अपने साथ में लेकर शीला के ससुराल पहुंच जाती है। पुलिस जब शीला के ससुराल में पहुंचती है तो वहां पे पुलिस की मुलाकात शीला के सास ससुर से होती है, क्योंकि शीला का पति दिनेश मुंबई में रह कर के अपनी नौकरी कर रहा था। इस पूरी घटना के बारे में जब शीला के सास ससुर से पूछताछ करती है तो शीला के सास ससुर पुलिस को जवाब देते हैं कि साहब, कल शीला के ही गांव का रहने वाला उसका मुँह बोला भाई दुर्गेश अपने दोस्त के साथ आया था। करीब 11 बजे के आसपास शीला को अपनी बाइक पे बिठाकर उसके मायके के लिए निकला था। जैसे ही दुर्गेश का नाम लेते हैं, पुलिस अब दुर्गेश के बारे में दीपचंद से पूछताछ करती है तो दीपचंद कहता है कि हाँ साहब, दुर्गेश मेरे ही गाँव का रहने वाला है, लेकिन 1 नंबर का आवारा लड़का है। पुलिस अब शीला के सास ससुर के ही तहरीर पे दुर्गेश के घर पे जाती है, लेकिन दुर्गेश के घर पे जाती है तो वहाँ पे पुलिस की मुलाकात दुर्गेश के पिता दूधनाथ से होती है, क्योंकि दुर्गेश अपने घर पे मौजूद नहीं था। पुलिस जब दूधनाथ से उसके बेटे के बारे में पूछताछ करती है
तो दूधनाथ कहता है कि साहब मेरा बेटा कल सुबह 7 बजे घर से निकला था। जब वो घर से निकल रहा था तो बता रहा था कि मैं नौतनवा जा रहा हूँ, लेकिन एक बार जब वो घर से निकला है तो उसके बाद से घर वापस नहीं आया है। दूधनाथ जैसे इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देता है, पुलिस अब पूरा यकीन कर जाती है कि शायद शीला की हत्या दुर्गेश ने ही किया है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले शीला के साथ साथ दुर्गेश के भी मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। CDR को जब चेक करती है तो उससे साफ मालूम चल जाता है कि शीला और दुर्गेश पिछले कई सालों से दोनों एक दूसरे से लंबे लंबे समय तक बातचीत कर रहे थे। पुलिस अब दुर्गेश को ढूंढने के लिए उसका मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पर जैसे ही 10 दिन का समय गुजरता है, 2 फरवरी 2014 को एक खबरी थाने में पहुंचता है और दुर्गेश के बारे में खबर देता है। खबरी जैसे ही लोकेशन देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ लोकेशन पे जाती है और वहां से दुर्गेश को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर दुर्गेश से शीला की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही शीला की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, दुर्गेश भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। पर दुर्गेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद शीला के भी माता पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले। बिरजवंशी के टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें शीला 5वें नंबर की है। बिरजवंशी जो कि खेती किसानी का काम करता है, अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। उसके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, सबकी शादी भी करते जाता है। लेकिन शीला जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, इससे पहले कि बिरजवंशी अपनी बेटी की शादी करा पाता, शीला के अपने ही गांव का रहने वाला दुर्गेश के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, क्योंकि शीला और दुर्गेश बचपन से ही एक साथ पढ़ाई करते आ रहे थे। दुर्गेश जो अपने माता पिता का इकलौता संतान है, काफ़ी लाडला भी है और लाडला होने की वजह से ही दुर्गेश काफ़ी बिगड़ भी जाता है। बड़ी मुश्किल से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करता है, उसके बाद से अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और आवारागर्दी करना शुरू कर देता है। दुर्गेश और शीला के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी सीमा के माता पिता को ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों को मालूम चल जाता है। जैसे ही ये सारी बातें शीला के पिता को मालूम चलता है, बिरजवंशी इस कदर से नाराज़ हो जाता है कि अब अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। और बिरजवंशी की यह तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और सरहरी गांव का रहने वाला उसे दिनेश मिल जाता है और फिर आनन फानन में ही अपनी बेटी की शादी दिनेश से कर देता है। शीला जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, दिनेश कुछ दिन तक अपनी पत्नी के साथ तो रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी नौकरी पर मुंबई चला जाता है। उसके बाद से शीला अपने सास ससुर के साथ रहने लगती है। लेकिन शीला को जब अपने पति की याद सताती है, दिनेश घर पे जब नहीं आता है, तो शीला फिर से दुर्गेश के नंबर पे फ़ोन करती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। दोनों के बीच में जब फिर से बातचीत होना शुरू होता है, शीला दुर्गेश से मिलने के लिए अक्सर अपने ससुराल ही बुलाना शुरू कर देती है। इधर दुर्गेश जब शीला से मिलने के लिए उसके ससुराल पे जाता है, तो शीला अपने सास ससुर से ये कह देती है कि दुर्गेश उसका मुँह बोला भाई है, जिसकी वजह से शीला के सास ससुर भी दुर्गेश के ऊपर कोई रोक टोक नहीं करते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलना शुरू हो जाता है। दुर्गेश जब भी शीला से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाता है, तो उसी के घर के अंदर दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। इस वजह से शीला कई बार प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन दुर्गेश के माध्यम से जितनी बार भी प्रेग्नेंट होती है, दुर्गेश उसका ले जा करके अबॉर्शन करवा देता है। इस बीच में शीला एक बच्चे की माँ तो बन जाती है, लेकिन जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है, शीला अब दुर्गेश से शादी करने का सोच लेती है। एक दिन शीला जब दुर्गेश से शादी करने की बात कहती है, तो दुर्गेश उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन मेरे घर वाले तुम्हें नहीं अपनाएंगे। इस पे शीला दुर्गेश से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम अलग अपना घर बना लो, उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेते हैं। अलग घर बनाने की बात कहती है तो दुर्गेश कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पे शीला दुर्गेश को 1 लाख रुपये देती है, कहती है कि ज़मीन ले लो और थोड़े बहुत पैसे इंतजाम करके एक घर बना लो। लेकिन जैसे ही 1 लाख रुपया देती है, दुर्गेश 1 लाख रुपया ले लेता है और वो 1 लाख रुपया ले करके खर्च कर देता है। इधर शीला ये इंतज़ार करने लगती है कि दुर्गेश उससे कब आकर के कहेगा कि ज़मीन मैंने ले लिया है, बहुत जल्द घर भी बनेगा और हम शादी भी करेंगे। लेकिन सच तो ये था कि दुर्गेश शीला से शादी करना ही नहीं चाहता था,
बल्कि दुर्गेश शीला के शरीर के साथ में केवल खेल रहा था। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, अब शीला को भी ये पूरा यकीन हो जाता है कि दुर्गेश उससे शादी नहीं करने वाला है। शीला को जब पूरा यकीन हो जाता है कि दुर्गेश उससे शादी नहीं करने वाला है, अब शीला दुर्गेश से अपना 1 लाख रुपया वापस मांगती है। हालांकि 1 लाख की रकम दुर्गेश के लिए काफ़ी बड़ा था। जब 1 लाख रुपया वापस मांगती है, दुर्गेश 1 लाख रुपया वापस नहीं कर पाता है। जब दुर्गेश के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है, दुर्गेश इस कदर से परेशान हो जाता है कि आनन फानन में ही शीला को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। दरअसल दुर्गेश को अब ये डर सताने लगता है कि अगर ये सारी बातें लोगों को मालूम चलेगा तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शीला को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बना देता है और इसी षड्यंत्र के तहत जा कर के दुर्गेश अपने दोस्त अवधेश से मुलाकात करता है। अवधेश जो 1 नंबर का छटा हुआ बदमाश है, जिसके ऊपर पहले से ही कई सारे आपराधिक मामले दर्ज है। जब जा कर के अवधेश से मुलाकात करता है और शीला को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, अवधेश भी दुर्गेश की बात मान लेता है और फिर दुर्गेश अब शीला को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है। 22 जनवरी 2014 को सुबह 7 बजे शीला जब दुर्गेश के नंबर पर फ़ोन करती है तो दुर्गेश कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन दुर्गेश जब शीला से मिलने के लिए जाता है तो अपने साथ में अवधेश को भी ले लेता है। करीब 10 बजे के आसपास जब दोनों शीला के ससुराल में पहुँचते हैं तो शीला भी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। 11 बजे के आसपास शीला को अपनी बाइक पे बिठाकर वहाँ से रवाना होते हैं। लेकिन दुर्गेश के पास अभी काफ़ी वक्त था, क्योंकि दिन में अपने काम को अंजाम नहीं दे सकता था। शीला को दिन भर लेकर इधर उधर घुमाता है और ले जाकर होटल में खाना भी खिलाता है। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास मोहम्मदपुर के नवापार सड़क किनारे पे जब पहुंचता है, दुर्गेश अपनी बाइक रोक देता है। बाइक रोकने की वजह जब शीला पूछती है तो दुर्गेश उसे जवाब देता है कि मुझे बाथरूम करना है। दुर्गेश बाइक रोक करके जब बाथरूम करने के लिए जाता है, इधर अवधेश अपने पास से एक हथियार निकालता है और शीला के सीने पे एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से शीला के मुंह से काफ़ी तेज़ आवाज़ निकलती है। इससे पहले कि शीला और चीख चिल्ला पाती, अवधेश उस हथियार को शीला के मुंह में लगा देता है और लगाकर ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से शीला की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में दुर्गेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस दुर्गेश के ही तहरीर पर उसके दोस्त अवधेश को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।